नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग 108 आर्टिकल के बारे में चर्चा किए थे, अनुच्छेद 108 के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त बैठक होता है, तो इसको कौन बुलाता है, किसकी सिफारिश से बुलाता है, ठीक, और किस किस विधेयक पर बुलाया जाता है और किस विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। और वो जो बैठक होगा उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। अगर अध्यक्षता जिनके कहा जाए जिनके अधिकार में था, जिनके शक्ति में था, अगर वही उपस्थित ना हो तो क्या होगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उस पर जो निर्णय होगा यानी जो डिसीजन होंगे, जो निर्णय किस बहुमत से लिए जाएंगे, ठीक, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे, जिससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन यहाँ तक कि डायरेक्टली आर्टिकल तक पूछ लिए जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 108 में क्या है, तो ऐसे करके बहुत ढेरों सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोगों का जो टर्न है आर्टिकल 109, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल 109। हम लोग देखेंगे धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में समझेंगे, क्या होती है इसकी प्रक्रिया। अगर मान लीजिए एक प्रश्न इसमें ये बन जाता है कि धन विधेयक जो है किस सदन में सर्वप्रथम क्या होता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन में अगर गया तो कितने दिन तक अधिकतम कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, अगर रख लिया तो क्या होगा, ठीक। तो हम लोग इन सारे चीज़ों में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जैसा कि मैं पहले भी इस टॉपिक पर, इस संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूं कि धन विधेयक पर कभी भी कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। कैसी बैठक? संयुक्त बैठक, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो लोकसभा की यानी कि लोकसभा जो उसकी यही तो पावर है, उसकी यही शक्ति है, उसको पावरफुल कैसे बनाती है। किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आपके घर का कोई ऐसा मेंबर हो, ठीक, जिसके पास ही पूरा लेखा जोखा हो, पूरे के पूरे पैसे की पूरी कहा जाए कि उसके पास पूरा धन ही हो एक प्रकार से, तो वो पावरफुल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे मान लीजिए आपके फादर जो हैं वो अगर अर्निंग कर रहे हैं और उनके पास ही केवल पैसे हैं और उनसे ही लेना पड़ रहा है आपको, तो एक प्रकार से वो क्या है, पावरफुल है अदर मेंबर के कंपेयर में। तो वैसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन दोनों सदनों में सबसे पहले कौन से सदन में लाया जाता है, ठीक। आप एकदम पॉइंट वाइज समझते जाइए और समझने के लिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को खाली करके बैठिए। जो चीज़ें मैं बताऊं बस उसको ही समझते जाइए और सारे के सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये जो हमारी अनुच्छेदों की श्रृंखला है ये चलेगी, ये बहुत ही दीर्घ या फिर कहा जाए तो लंबी श्रृंखला होगी, जो हम लोग 395 इसमें जितने भी संशोधन हुए हम लोग सारे अनुच्छेदों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए समझते हैं क्या है आर्टिकल 109 धन विधेयक की क्या है प्रक्रिया है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धन विधेयक संसद के प्रथम सदन में अर्थात लोकसभा में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या राज्यसभा प्रस्तुत किया जा सकता है पहले? नहीं, हरगिज नहीं। तो कोई भी धन विधेयक संसद के प्रथम सदन में अर्थात लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी आवश्यक होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। यह लोकसभा का क्या है? विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य? विशेष और अधिकार, विशेष धन अधिकार, ऐसा अधिकार जो क्या है, विशेष है, विशेष धन अधिकार, स्पेशल राइट्स है। क्या है? स्पेशल राइट्स। लोकसभा में प्रस्तुत होने के पश्चात, अब मान लीजिए लोकसभा में प्रस्तुत हो गया, अब आपने क्या किया कि आप ये समझ गए कि राष्ट्रपति की अनुमति लिया गया, अब लोकसभा में लाया गया। अब इसके पश्चात क्या होगा? प्रस्तुत होने के पश्चात विधेयक 3 वाचन से गुजरता है। ये वाचन क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। और तृतीय वाचन में विधेयक पर क्या लगा दिया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक का उस पर एक मोहर लगा देगा जिसमें लिखा रहेगा ये विधेयक कौन सा है, धन विधेयक है। अब आप समझिए कि इसमें क्या, ये तृतीय वाचन क्या बात कर रहा है। हमेशा कोई भी विधेयक को 3 वाचन से गुजरता है, ठीक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन से, ठीक, प्रथम और द्वितीय यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 वाचन ऐसे होते हैं कि प्रथम वाचन में क्या होता है, एकदम मैं जो बता रहा हूँ उसको बस बल्कि आप नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, आप अपने नोट्स के बगल में ही।
तो इसमें ये होगा कि प्रथम वाचन का तात्पर्य होता है सभी लोगों को, जितने मेंबर है सभी लोगों के पास क्या कर दी जाए, विधेयक पहुंचा दिया जाए, एक प्रकार से सभी को बांट दिया जाए। एक कागज है, मान लीजिए वो सभी को क्या कर दिया गया, सारे मेंबर बैठे और सभी लोगों को बांट दिया गया, ये हो गया प्रथम वाचन। उस पर डिस्कस जब होता है, उस विधेयक पर जब डिस्कस होता है तो वो द्वितीय वाचन होता है, यानी दूसरा वाचन होता है। ठीक, अब जब उस पर ठप्पा लगाना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष जब मोहर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पारित हो गया, ये तृतीय वाचन कंप्लीट हो गया। तो समझिएगा आप क्या है, प्रथम वाचन में सभी मेंबर को उस विधेयक की एक प्रकार से कॉपी सभी लोगों को क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है, वितरित कर दी जाती है। सेकंड वाचन में ये होता है सभी लोग उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और बहस करते हैं। यहाँ तक कि ये भी प्रश्न बनता है कि विधेयक पर किस वाचन में सबसे अधिक बहस होती है, तो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक, द्वितीय वाचन में क्या होती है, अधिक बहस होती है। तृतीय वाचन वो होता है जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं और वो तृतीय वाचन हो जाती है कि भाई अब ये काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 3 वाचन जिसके बारे में आपको समझना आवश्यक था। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय वाचन से पारित होने के बाद क्या होगा, तो ये विधेयक कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। समझिएगा कि लोकसभा में ये तीनों वाचन से गुजर गया। अब तीनों वाचन से गुजरने के बाद लोकसभा क्या कर दी, उसे पारित कर दी। अब क्या होगा, राज्यसभा में प्रेषित किया जाएगा। राज्यसभा में भी यही होता है, राज्यसभा में ही तृतीय वाचन की प्रक्रिया होती है। पहले वाचन में सभी लोगों को वितरित कर दिया जाएगा, सभी लोगों को बता दिया जाएगा और द्वितीय वाचन में सभी लोग डिस्कस करेंगे। तृतीय वाचन में वो लोग निर्णय लेते हैं कि इसे पारित करना है कि रखना है, क्या करना है। ठीक, अब ये हो गया, राज्यसभा में ये हो गया। लेकिन अगर कोई विधेयक है, राज्यसभा अपने पास केवल अधिकतम 14 दिनों तक, कोई धन विधेयक है उसको राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिन तक क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती है। प्रश्न ये बनता है कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। ठीक, 6 माह, हाँ, 1 ईयर, 1 साल और 14 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, 14 दिन तक। 14 दिन तक क्या कर सकती है राज्यसभा, अपने पास धन विधेयक को रख सकती है। मान लीजिए अब रख ली, ठीक है, उसके पास आ गया। इन 14 दिनों में अगर राज्यसभा यदि विधेयक पर कोई संशोधन कर देती है, संशोधन का मतलब क्या हो गया, संशोधन का तात्पर्य ये होता है कि हम आपके विधेयक से क्या नहीं है, एक्सेप्ट नहीं, मतलब सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, विधेयक से अगर वो सहमत नहीं है, यदि वो 14 दिन तक विचार नहीं करती है, तो भी लोकसभा क्या चाहे उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकती है, भेज सकती है। लोकसभा अगर मान लीजिए अगर चाह ले कि भाई ये राज्यसभा नहीं पारित कर रही है, राज्यसभा नहीं पारित कर, कोई बात नहीं, न करे, हम तब भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास उनके विचार के लिए उनके पास प्रेषित कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि क्या धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, तो अवश्य है। यहाँ पर ये भी प्रश्न बन जाते हैं कि क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी अपनी अनुमति देने के लिए या फिर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं या नहीं बाध्य हैं, तो बाध्य हैं। ठीक, और धन विधेयक पर कभी भी कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब इसको एक बार फिर से समझिएगा कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के क्या, पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अब कोई विधेयक है, धन विधेयक है, ये प्रथम वाचन में क्या होता है, उसको सभी लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। द्वितीय वाचन में क्या होगा, सभी लोग डिस्कस करेंगे। लोकसभा की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, लोकसभा में क्या हो रहा है, द्वितीय वाचन में बहस हुआ। अब तीसरी वाचन में क्या हो जाता है, यानी तीसरे वाचन में क्या हो जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष उस पर मोहर लगा देता है कि ये क्या है, ये विधेयक क्या है, धन विधेयक है। अब तीनों वाचन हो गए कंप्लीट, पारित हो गया लोकसभा से। अब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में वही पॉलिसी होगा या फिर वही प्रोसेस होगा कि तीनों वाचनों से गुजारा जाएगा। प्रथम वाचन में सभी लोगों को वितरित कर दिया गया, द्वितीय वाचन में सब लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तृतीय वाचन में वो लोग विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब प्रश्न ये आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो वो 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। यदि वो 14 दिनों के बाद कोई निर्णय न दे, कोई सहमति न दे, मान लीजिए कोई कहते हैं ना कि कोई क्रिया ही न दे, कोई रिएक्शन ही न दे और वो अपने पास रख ही लेती है, विचार ही न करे, बस केवल रख लिया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इस स्थिति में अगर लोकसभा चाहे
ये इस स्थिति में अगर लोकसभा चाहे, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो 14 दिन के बाद भी अपने पास रखी रहती है, उसमें संशोधन कर देती है, उससे सहमत नहीं होती है कि भाई आपका विधेयक बहुत खराब है, आपका विधेयक क्या है, बहुत खराब है, महा खराब है, कौन कह रही है, राज्यसभा कह रही है, तो भी लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को क्या कर सकती है, राष्ट्रपति महोदय के पास उनके विचार के लिए क्या कर सकती है, भेज सकती है, और राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, उस पर अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य हैं। ठीक, तो और क्या एक प्रश्न बन सकता है कि धन विधेयक पर कभी भी क्या नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती, जो हम लोग आर्टिकल 108 में पढ़े थे पिछले वीडियो में, कि आर्टिकल 108 में हम लोग पहले ही मैंने बता दिया था आपसे कि कभी भी धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, नहीं बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जाती है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नहीं बुलाई जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 109। अनुच्छेद 109 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक लाइन जो है सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, फैक्चुअल है, और कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं, कथन कारण के रूप में पूछे जा सकते हैं, या फिर कभी आपको आप अगर मेंस दे रहे हों यूपीएससी लेवल का स्टेट सिविल सर्विसेज में, उसमें भी क्या किया जा सकता है, आपसे टिप्पणी पूछ ली जा सकती है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज बात कर लिए आर्टिकल 109। हम लोग आगे बात करेंगे आर्टिकल 110, जिसमें हम लोग धन विधेयक की परिभाषा समझेंगे, क्या होता है उसकी परिभाषा कुछ होगी ना। हमने तो ये बात कर लिया कि ये विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा के अध्यक्ष क्या कर दिए, उसका निर्धारण कर रहे हैं। ठीक, कि अगर वो किसी विधेयक पर मोहर लगा दिए कि हाँ भाई ये धन विधेयक है तो धन विधेयक हो गया, प्रश्न ये बन जाता है। लेकिन अब हम ये समझे धन विधेयक होता क्या है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिनको पता नहीं होगा विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को, यानी कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को ही बोल देते हैं विधेयक, यानी बिल कह देते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा आर्टिकल 109। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।